देखा जाए, हम लोग जो क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन को ध्यान समझिए, इसमें नहीं समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं थी। जैसे क्वेश्चन दिया गया था कि वाई वंडरवाल रेडियस वाई वंडरवाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। यही क्वेश्चन आपको दिया गया था कि वाई वंडरवाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। देखा जाए, ठीक है। तो हमको यहां से बताना था कि वंडरवाल रेडियस जो है वो बड़ा है कोवैलेंट रेडियस से। नहीं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब आंसर लिख रहे हैं तो आपको यहां से पहले बताना होगा नहीं कि वंडरवाल रेडियस जो होता है, नहीं, ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बनता है। वंडरवाल रेडियस कैसे हम लोग निकालते हैं? वंडरवाल, जब दो एटम के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तब हम लोग वंडरवाल रेडियस निकालते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, यहां पे हम लिखे अगर तो हम लोग यहां बोल रहे हैं कि टू एटम्स when two atoms are attracted by van der Waal force, van der Waal force, ध्यान रखना है, when two atoms are attracted by van der Waal force, then van der Waal radius is defined, then van der Waal radius is defined। सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि जो van der Waal रेडियस है वो कब डिफाइन होता है? When two atoms are attracted by van der Waal force, जब दो एटम के बीच में van der Waal फोर्स लगता है तब जाके van der Waal रेडियस क्या होता है? डिफाइन होता है। नहीं, अब चलो दूसरे पॉइंट पे आओ। इसी में van der Waal फोर्स, अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं? van der Waal फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वीक फोर्स है? वीक फोर्स है, ध्यान रखना है। van der Waal फोर्स, van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, van der Waal force of attraction is a weak force of attraction, is a weak force of attraction, ध्यान रखना है। अब हम यहां से बोले कि van der Waal force of attraction is a weak force of attraction due to this reason, due to this reason the two atoms, due to this reason the two atoms are not come very close to each other। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसा फोर्स है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू दिस रीजन, इसके कारण क्या होगा? ड्यू टू दिस रीजन द टू एटम्स आर नॉट कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसके कारण से दो एटम एक दूसरे के बहुत नजदीक नहीं आएंगे। नहीं, जब दो एटम एक दूसरे के बहुत नजदीक नहीं आएंगे, नहीं, तो निश्चित रूप से रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। नहीं, तो वही बोल रहा है ड्यू टू दिस रीजन द टू एटम्स आर नॉट कम नॉट द टू एटम्स आर नॉट कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड ड्यू टू दिस रीजन, फिर यहां से हम लिखेंगे एंड ड्यू टू दिस रीजन, एंड ड्यू टू दिस रीजन van der Waal radius, van der Waal radius, van der Waal radius is larger। पहला इसको लिख दिए, चलो
अब बात करते हैं कोवैलेंट रेडियस की। नहीं, चलो उसके बारे में थोड़ा बात करें। देखो तो हम लोग को यहां से देखा जाए तो कोवैलेंट रेडियस कब बनता है, जब कोवैलेंट रेडियस कब डिफाइन होता है, जब दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। नहीं, तो हम यहां लिख रहे हैं कि व्हेन, या ऐसा लिखें, कोवैलेंट रेडियस इज डिफाइंड, कोवैलेंट रेडियस इज डिफाइंड व्हेन two atoms when two atoms are covalently bonded, when two atoms are covalently bonded। सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, नहीं कि कोवैलेंट रेडियस डिफाइन किसके लिए है, तो कोवैलेंट रेडियस इज डिफाइंड व्हेन टू एटम्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड। वैन डर वाल रेडियस किसके लिए डिफाइन था, नहीं जब दो एटम के बीच में वैन डर वाल फोर्स लगे, ध्यान रखना है। अब यहां बताओ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कल हम बताए थे, बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ध्यान रखना है। तो अब यहां से हम लिखे कोवैलेंट रेडियस इज डिफाइंड व्हेन टू एटम्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड एंड, यहां से बोले तो हम बोल रहे हैं एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, and covalent bond is formed when atomic orbitals, when atomic orbitals of two atoms are overlap with each other। तो यहां पे बोल रहा है, पहला बात कहा गया कोवैलेंट रेडियस इज डिफाइंड व्हेन टू एटम्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड। कोवैलेंट रेडियस तभी डिफाइन होता है जब दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हो। और कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स आर ओवरलैप विथ ईच अदर। अच्छा, दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, तो इसके कारण डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स नहीं इज वेरी लेस या वेरी स्मॉल। नहीं, तो अब यहां से क्या कहेंगे, ड्यू टू दिस रीजन द डिस्टेंस between the two atoms, distance between the two atoms is very small। इसके कारण क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। जब ओवरलैप करेंगे तो दोनों एटम के बीच का दूरी बढ़ेगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। नहीं, तो जब दूरी घट गया तो कोवैलेंट रेडियस बड़ा कि छोटा, छोटा। नहीं, फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज ऑब्वियस दैट, फ्रॉम दिस पॉइंट it is obvious that, it is obvious that covalent radius is smaller। मेरी बात समझ में आई, तो आपके कॉन्ट ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक एटम का ऑर्बिटल, ये जैसे एक एटम का ऑर्बिटल है और ये है दूसरे एटम का ऑर्बिटल, ध्यान रखना है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब ये दोनों ऑर्बिटल दूसरे में घुस जाएं, तो ये दोनों ऑर्बिटल दूसरे में इंटर करेंगे। पास में आ रहा है, तो ये है कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, नहीं इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी रहती है, यहां इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल आपस में मिक्स नहीं करते हैं,
तो जब मिक्स नहीं करेंगे तो इनके बीच का दूरी ज्यादा होगा, तो इनके बीच का दूरी अगर ज्यादा होगा तो इनका आधा दूरी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या है, वैन डर वाल रेडियस, तो वैन डर वाल रेडियस का मान ज्यादा होगा। जबकि यहां पर जब ये दोनों एटम कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ऐसा हुआ, देखो ये एक एटम हुआ और ये दूसरा एटम अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ घुस जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ घुस गया तो उस केस में इस दोनों न्यूक्लियस के बीच के दूरी का आधा दूरी करो तो ये दूरी क्या आएगा, कम आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुमको ये सब पॉइंट लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो यहां से तुमको बताना होगा हम लोग क्या लिखे, पहले वैन डर वाल के बारे में बताया कि व्हेन टू एटम्स आर अट्रैक्टेड बाय वैन डर वाल फोर्स देन वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड, ठीक है। फिर क्या लिखा गया कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ड्यू टू दिस रीजन द टू एटम्स आर नॉट कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो वैन डर वाल फोर्स अगर कमजोर अट्रैक्शन फोर्स है तो इसके कारण दो एटम नजदीक आएंगे लेकिन बहुत नजदीक नहीं आएंगे। तो जब बहुत नजदीक नहीं आएंगे तो उनके बीच की दूरी ज्यादा होगी, जब दूरी ज्यादा होगी तो परफेक्ट है कि रेडियस भी क्या होगा, बड़ा होगा। फिर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए डिफाइन हुआ, कोवैलेंट रेडियस इज डिफाइंड व्हेन टू एटम्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड। कोवैलेंट रेडियस कब डिफाइन होता है, जब दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हो। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल में जब घुस जाता है तो कोवैलेंट बॉन्ड डिफाइन होता है। नहीं तो अच्छा, तो इसका मतलब हुआ तो इसके कारण तो दो एटम जब एक दूसरे में इंटर करते हैं तब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब कि दोनों एटम के बीच का दूरी बढ़ गया कि घट गया, घट गया। तो दूरी घट गया तो कोवैलेंट रेडियस का मान भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो कोशिश कीजिए कि अपने लैंग्वेज में लिखें, कहीं से कट पेस्ट करने के फिर में कम रहिए लोग। बस में रहा है कि वैन डर वाल रेडियस कहीं से मिल गया, कहीं से देख लिए, कुछ उतार लिए, कुछ छाप लिए, कभी भी वो सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं कोशिश कीजिए अपना लैंग्वेज लिखने के लिए, जो बात समझे हैं उसको वैसे लिखिए। नहीं तो वैसे लिखिएगा तो कोई भी टीचर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा अपने से लिखा है। बस में रहे तो इस तरह से जैसे हम लिखे हुए हैं इस तरह से बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इस तरह से आपको अपने से लैंग्वेज बना बना के लिखना पड़ेगा। तो आप अपने समझ के लिखिएगा ना तो कभी भी आपको मार्क्स अच्छा मिलता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। और कभी भी बुक लैंग्वेज छापिएगा एकदम पकड़ा जाएगा कि आप बुक से लैंग्वेज से छापे हुए हैं, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसमें मार्क्स हमेशा कम मिलता है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। अब दिक्कत है? चलो अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। देखा जाए हम लोग, देखा जाए तो हम लोग एटॉमिक रेडियस में तीन तरह का एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके हैं। एक था वैन डर वाल रेडियस, एक था कोवैलेंट रेडियस और एक था मेटालिक रेडियस। और तीनों कंपेयर भी कर लिए थे कि सबसे बड़ा आपका होता है वैन डर वाल रेडियस, उसके बाद होता है मेटालिक रेडियस और सबसे छोटा कौन होता है, कोवैलेंट रेडियस। ये पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग को देखना है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं, ध्यान रखना है। तो अगला टॉपिक आपका इसमें आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं, थोड़ा उसके बारे में देख लिया जाए। देखो तो अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग को इसमें दिया जाता है न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहला फैक्टर हम लोग को दिया जाता है यहां पर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब इसको पहले समझे हम लोग। देखो तो देखा जाए न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हम लोग कहा गया कि अगर आपको तीन चार एटम दे दिए जाएं, नहीं आपको कुछ एटम्स दे दिए जाएं और उन एटम्स का ऑर्बिट नंबर क्या हो, सेम हो, उन एटम्स का ऑर्बिट नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, नहीं हम लोगों का एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक। तो पहले हम लिख देते हैं उसके बाद समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि इफ द गिवन atoms if the given atoms have same number of orbit if the given atoms have same number of orbit then as the
then as the nuclear charge increases, atomic radius डिक्रीजेज। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट समझा जाए। देखो तो जैसे मान लो तुमको कोई भी दो एटम दे दिया गया, जैसे यहां से मान लो हमको लिथियम दे दिया गया और यहां से तुमको दे दिया गया कार्बन। हम कोई भी दो एटम ले लिए, एक लिथियम और एक कार्बन। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। नहीं, अच्छा, लिथियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 1s2 और 2s1। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 1s2 2s2 और 2p2, यही होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखने से ये पता चल रहा है कि लिथियम के पास ऑर्बिट कय गो है 2 गो, और कार्बन के पास भी ऑर्बिट कय गो है 2 गो, यही ना ऑर्बिट नंबर दिखाता है जी। नहीं तो अगर लिथियम का फोटो बनाएंगे तो लिथियम के फोटो में एक न्यूक्लियस होगा और ऑर्बिट कितने होंगे 2। कार्बन के लिए अगर फोटो बनाएंगे तो एक न्यूक्लियस होगा और ऑर्बिट कितने होंगे 2। ध्यान रखना है। अब इस केस में तुम केयर करोगे तो यहां पर इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा, इसका एटॉमिक नंबर 3, यानी इसके पास कितने प्रोटॉन है 3 प्रोटॉन है, यानी 3 + 4 इसके पास है लिथियम के पास। इसके पास कितने प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन है। नहीं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इन ऑर्बिट्स पे माइनस चार्ज है, इन ऑर्बिट्स पर माइनस चार्ज है। चलो यहां पर 3 प्रोटॉन मिलके 2 ऑर्बिट खींच रहा है, 3 प्रोटॉन मिलके 2 ऑर्बिट खींच रहा है, और यहां पर 6 प्रोटॉन मिलके 2 ऑर्बिट खींच रहा है। तो बताओ अट्रैक्शन फोर्स यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? यहां ज्यादा होगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन मिलके 2 ऑर्बिट खींच रहे हैं, यहां पर 3 ही प्रोटॉन मिलके 2 ऑर्बिट खींच रहा है भाई, तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर लिखा गया मोर अट्रैक्शन फोर्स, मोर अट्रैक्शन फोर्स। अब यहां पर अगर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो यहां पर एटम का जो साइज होगा वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा। नहीं, एटम जब सिकुड़ जाएगा तो उसका साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो मोर अट्रैक्शन फोर्स, तो जैसे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर जाएगा। यहां देखो इस केस में लेस अट्रैक्शन फोर्स, इसके रिस्पेक्ट में यहां पर अट्रैक्शन फोर्स क्या है? कम है, लेस अट्रैक्शन फोर्स। तो लेस अट्रैक्शन फोर्स है तो यहां पर साइज ऑफ एटम क्या होगा? बड़ा होगा, इससे ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं सो साइज ऑफ एटम इज बिगर। यहां पे साइज ऑफ एटम क्या होगा? बड़ा होगा। देख रहे हो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो एटॉमिक नंबर के आधार पर कोई सोचे तो कहेगा अच्छा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो बड़का होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर छोटा है, नहीं तो छोटा होगा। लेकिन यहां पर ऐसा है नहीं। आपको पहले क्या करना है, कभी भी 2 एटम दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या है? कभी भी 2 एटम दिया है सबसे पहला काम क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप देखो कि दोनों का ऑर्बिट कितना है। अगर इसके पास भी 2 ऑर्बिट है और इसके पास भी 2 ऑर्बिट है तो आपको क्या देखना है? न्यूक्लियर चार्ज। इसका न्यूक्लियर चार्ज 3 है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 6। अगर दोनों के पास ऑर्बिट सेम है तो न्यूक्लियर चार्ज देखो, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उसका साइज छोटा होगा। नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होता है अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो एटम ज्यादा सिकुड़ जाएगा, जब एटम ज्यादा सिकुड़ जाएगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहां से कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है, कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ओवरऑल यही ना मिला कि हमको क्या चेक करना है? न्यूक्लियर चार्ज चेक करना है। और न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा, नहीं तो एटम का साइज जो होगा, साइज ऑफ एटम क्या होगा? छोटा होगा। देख रहे हो? नहीं, इन दोनों में उल्टा संबंध है, यानी जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज ऑफ एटम क्या होगा? छोटा हो जाएगा। परेशानी है इसमें, तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो वही हम लोग को लिथियम और कार्बन का एग्जांपल दिया गया, लेकिन हमेशा दिमाग में ये बात रहे कि न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट तभी लगाएंगे जब गिवन एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ध्यान रखना है, अगर दिए गए एटम्स के पास ऑर्बिट का संख्या क्या हो? सेम हो, तभी न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ध्यान रखना है। चलो दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया कि अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है तो साइज ऑफ एटम छोटा होता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स और साइज ऑफ एटम में भी क्या संबंध है? उल्टा संबंध है। ध्यान रखना है। नहीं, जितना ही अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा
एटम का साइज उतना ही छोटा होगा। होगा अट्रैक्शन फोर्स जितना ही ज्यादा होगा, साइज ऑफ एटम क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब यहां से जैसे मान लो हम लोग पहले सेकेंड पीरियड का ही लेते हैं। सेकेंड पीरियड तो याद है जब भी हम लोग बोलते हैं तुमको पीरियड नंबर, तो सेकेंड पीरियड का मतलब होता है ना कि सेकेंड ऑर्बिट, नहीं सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड पीरियड यानी कि सेकेंड ऑर्बिट, यानी सेकेंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे, सेकेंड पीरियड में हम जितना भी एलिमेंट लिखेंगे उस सभी एलिमेंट के पास ऑर्बिट कई गो होगा, 2 गो। ध्यान रखना है। तो जैसे सेकेंड पीरियड स्टार्ट कहां से होता है, लिथियम से। तो लिथियम था, बेरिलियम था, बोरन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था और कौन था, नियन था। यही ना है, ध्यान रखना है। अब यहां से लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन ये हमारे पास दिए गए हैं। चलो अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। नहीं अगर ये सेकेंड पीरियड के हैं तो किसी का भी फोटो बनाओ, जैसे लिथियम का फोटो बनाओगे तो ये हो गया न्यूक्लियस, ऑर्बिट कई गो, 2 गो। बेरिलियम का भी फोटो बनाओगे तो क्या बनाओगे, न्यूक्लियस 1, ऑर्बिट 2। बोरोन का भी फोटो बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। नहीं हम यहां से नियन का भी फोटो बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? न्यूक्लियस और ऑर्बिट कितना, 2। सबके पास ऑर्बिट 2 होगा क्योंकि सब पीरियड नंबर कितना है, 2। तुम नियन का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो नियन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2s2 और 2p6। तो देख लो इसके पास भी ऑर्बिट कितना है, 2 ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम लोग को ध्यान रखना है, यहां से देखो तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, यानी इसके पास 3 प्रोटॉन है। चलो इसके पास कितना प्रोटॉन है, 4। इसके पास 4 प्रोटॉन है। तो जैसे जैसे देखो तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से बोला गया कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। अच्छा अगर लेफ्ट टू राइट तुम जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो बताओ, यहां पर 3 प्रोटॉन मिलकर 2 ऑर्बिट खींच रहा है, यहां पे 4 प्रोटॉन मिलकर 2 ऑर्बिट खींच रहा है, यहां पर 5 प्रोटॉन मिलकर 2 ऑर्बिट खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? नहीं। तो अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो ये बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नहीं तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो अब ये बताओ साइज ऑफ एटम क्या होगा, साइज ऑफ एटम जो है वो तुम्हारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? नहीं। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में हम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नहीं लेकिन अब केयर करना है इसमें, बट केयर दैट, अब क्या केयर करना है इसमें, चलो केयर करते हैं कि जो नियन है, इस नियन को ध्यान से देखो। ये जो नियन है, ये नियन हम लोग का क्या है, इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस के लिए तुम याद करो हम लोग कौन सा रेडियस डिफाइन करते हैं, वैन डर वाल रेडियस। नहीं इनर्ट गैस के लिए वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड, इनके लिए वैन डर वाल रेडियस डिफाइन है। चलो इधर आ जाओ। तो वैन डर वाल रेडियस अगर इनके लिए डिफाइन है तो वैन डर वाल रेडियस तो सबसे बड़ा होता है। नहीं वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखना है। नहीं इनके लिए वैन डर वाल रेडियस क्यों डिफाइन है, क्योंकि वैन डर वाल रेडियस वैसे एटम के लिए डिफाइन होता है जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। नहीं तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है तो इसके लिए वैन डर वाल रेडियस डिफाइन है, ध्यान रखना है। तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा, ध्यान रखना है, इसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जबकि नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो लिखो तो क्या लिखा हुआ है, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज। अच्छा तो साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज इसका मतलब इसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए और इसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, नहीं नियम के अनुसार, ध्यान रखना है। नहीं लेकिन ध्यान रखना ये साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा, लेकिन किसके लिए,
फॉर दोज एटम्स विच फॉर्म बॉन्ड्स, जो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। नहीं तो क्या नियन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? नहीं, नियन जो है नॉट फॉर्म बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसका मतलब कि ये जो ऑर्डर हम लोग बताए हुए हैं, ये ऑर्डर कहां तक लागू होगा? फ्लोरीन तक। ये ऑर्डर कहां तक लागू होगा? फ्लोरीन तक, ध्यान रखना है। फिर से पढ़ें, सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियन को अब छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि नियन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं उनके लिए वैन डर वाल रेडियस डिफाइन होता है। वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है। नहीं, यानी कि नियन का साइज इन सब से क्या होगा? बड़ा होगा। नियन का साइज इन सब से बड़ा होगा। नहीं तो इसके लिए हम लोग अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या चीज के लिए पढ़ रहे हैं? वैसे एटम के लिए जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नहीं तो सेकेंड पीरियड में बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कौन करते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इनके लिए पढ़ रहे हैं। नहीं तो इनके लिए पढ़े तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो साइज ऑफ एटम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। नहीं, और ये रूल किस पर लागू होगा? तो फॉर दोज एटम विच फॉर्म बॉन्ड्स। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो उसके आधार पर अगर हम लोग केयर करें तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? साइज ऑफ, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम्स। नहीं, एटम्स के साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए? नहीं तो सबसे बड़ा कौन होगा? नियन। सबसे बड़ा कौन होगा? नियन, क्योंकि इसके लिए वैन डर वाल रेडियस डिफाइंड है। चलो उसके बाद आ जाओ, सबसे बड़ा कौन होगा? लिथियम। तब कौन होगा? बेरिलियम। तब कौन होगा? बोरॉन। तब कौन होगा? कार्बन। तब कौन होगा? नाइट्रोजन। तब कौन होगा? ऑक्सीजन। तब कौन होगा? फ्लोरीन। ऑर्डर यही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरी बात समझ में आ रही है? ऑर्डर यही होना चाहिए। ठीक, अब ये ऑर्डर हम लोग कैसे निकाले? तो अपना कॉन्सेप्ट लगाए कि भाई न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, इसलिए साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा। और ये जो नियम हम पढ़े, ये नियम उन एटम्स के लिए लागू होगा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन सेकंड पीरियड में कहां तक करते हैं? फ्लोरीन तक। नियन नहीं करता है। ये वैन डर वाल रेडियस है तो इसका साइज सबसे बड़ा हम मान लिए, तो इसके साइज को सबसे बड़ा कर दिए, बाकी इन लोगों को हम अरेंज कर दिए इस तरह से। अब इस रिजल्ट को एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच किया जाएगा। नहीं कि भाई ये रिजल्ट जो हम लिखे ये रिजल्ट सही है या गलत है। देखा जाए, ये रिजल्ट जो हम लोग लिखे ये रिजल्ट आपका सही है या गलत है, नहीं इसको अब चेक करना होगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच किया गया। जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखा गया, ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, जब एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर चेक किया गया तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखो क्या आ गया? नियन सबसे बड़ा, मैच कर रहा है। नहीं, उसके बाद लिथियम मैच कर रहा है, बेरिलियम मैच कर गया, बोरोन मैच कर गया, कार्बन मैच कर गया। अब यहां से आ जाओ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और तब नाइट्रोजन। अब चलो, नहीं अब एक्सपेरिमेंटली जब चेक किए तो सब कुछ मैच कर रहा है। नहीं बस क्या गड़बड़ा गया? ये जो नाइट्रोजन साहब हैं इनको यहां पे होना चाहिए था, लेकिन ये कहां चले आए? लास्ट में। यानी कि सेकेंड पीरियड में सबसे छोटा साइज किसका है? नाइट्रोजन का। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया? एक्सेप्शन। नाइट्रोजन क्या हो गया? एक्सेप्शन। रूल के अनुसार ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर मैच किया गया तो हम लोग को ऑर्डर ये आता है, ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन का साइज जो है वो होना चाहिए था बोरोन, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नाइट्रोजन को होना चाहिए था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो नाइट्रोजन का साइज सबसे लास्ट में आता है। यानी इस पीरियड में सबसे छोटा कौन है? नाइट्रोजन। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो आपको ऑर्डर कौन सा याद रखना है? ये वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये हम लोग निकाले, लेकिन जब उस हमारा ये ऑर्डर सही कब होगा? जब एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर से मैच कर जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर से मैच किया गया तो सब कुछ मैच किया, लेकिन नाइट्रोजन मैच नहीं किया। तो ये तुमको ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रहेगा। ठीक, अब इसका कारण हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है।
चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जिसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो जनरली लोग ऐसे बस याद कर जाते हैं और याद करके एक्सेप्शंस को फिर ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर काम घबरा जाएगा। ध्यान रखना है। चलो देखो तो समझने की कोशिश करें। हम लोग को यहां से बोला जा रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं नहीं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो हम लोग क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किसके लिए? वैसे एटम के लिए जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वैसे एटम के लिए जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उनके लिए लेफ्ट टू राइट जाने पर, इधर से इधर जब हम जा रहे हैं नहीं तो जाने पर क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किनके लिए? फॉर दोज एटम्स विच फॉर्म बॉन्ड, यानी वैसे एटम जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना है। ठीक, ये पॉइंट कह दिया गया। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कोई एटम तुमको दे दिया गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है नहीं, और ये हमारा ऑर्बिट हो गया। ठीक है, ये एक एटम है, एटम के पास ये न्यूक्लियस हो गया और ये सब क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया। ठीक, अच्छा, इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, नहीं यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से नहीं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे ना। चलो, अब ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ध्यान रखना है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए है, तो अगर खींचे हुए है तो ये न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और अट्रैक्शन फोर्स के कारण एटम का साइज बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। नहीं, ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखता है, खींचे रखता है अपने तरफ, जितना ही नजदीक रहेगा उतना ही न्यूक्लियस के पकड़ में रहेगा, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो खींच रहा है यानी अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण, अट्रैक्शन फोर्स के कारण एटम का साइज क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। अच्छा, चलो समझ में आ रहा है नहीं, यानी हम लोग को यह समझ में आया कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट electrons wants to decrease the size of atom। दिक्कत है इसमें, हम क्या लिखे, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स वांट्स टू डिक्रीज द साइज ऑफ एटम। नहीं, ये और इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये चाहते हैं कि एटम का साइज क्या हो जाए, घट जाए, छोटा हो जाए। ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, ये सब जो इलेक्ट्रॉन है इन पर भी कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहे हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स, माइनस चार्ज है भाई, माइनस चार्ज है, तो माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन। नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, इसको धक्का मारेंगे। नहीं, तो अगर इसको ये धक्का मारेंगे, अगर ये इसको धक्का मारेंगे तो एटम का साइज घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। नहीं, अच्छा, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स, जिसके कारण एटम का साइज बड़ा होना चाहता है। नहीं, ध्यान रखना है, यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स put repulsion to outer electrons, due to this size of atom, due to this size of atom क्या होगा, increases। इसके कारण एटम का साइज क्या होता है,
इंक्रीज करना चाहता है। अच्छा, यानी किसी भी एटम का जो साइज है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, नहीं, आज जो अंदर वाला है सब बाहरी की तरफ ढकेल रहा है, नहीं। तो मान लीजिए कि इस अट्रैक्शन फोर्स का एफ मतलब अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका वैल्यू मान लेते हैं कि 10 न्यूटन है, नहीं, और जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं उसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू 8 न्यूटन है, नहीं। तो नेट रिजल्ट, नेट अट्रैक्शन फोर्स तुम निकालोगे तो वो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन का आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो इसका मतलब किसी भी एटम का जो साइज होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं, वो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स के जो नेट रिजल्ट आते हैं उस पर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का जो नेट रिजल्ट आता है उस पर एटम का साइज डिपेंड करता है। ये बात दिमाग में गया? नहीं, चलो अब यहां से बात को समझो। देखो तो हम यहां से ले रहे हैं, ध्यान समझो, नाइट्रोजन, ठीक है, और यहां से हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, इसका कितना, 8। चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका, 1s2 2s2 2p3, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p4 लिखेंगे। चलो अब इसका हम लोग फोटो बनाना चाहते हैं। देखो तो इसका 2p3, p में डब्बा कय गो, 3 गो, इलेक्ट्रॉन कय गो है, 3 गो है। चलो इसका 2p4, p में डब्बा कय गो, 1 2 3 और 1 4। इतना में दिक्कत है? नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया नाइट्रोजन का 2p और ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन का 2p, लिख दिया गया। नहीं, इसके देखो तो इसके प्रत्येक डब्बे में, इसके प्रत्येक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं। तो अगर प्रत्येक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है, यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन लगता है वो यहां पर क्या है, कम है। नहीं, यहां पे हम लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां हम लिख रहे हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज लेस। नाइट्रोजन के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन लगता है उस रिपल्सन का मान क्या है, कम है, नहीं। लेकिन यहां आ जाओ, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके रेस्पेक्ट में यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज मोर। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है वो यहां पर क्या है, ज्यादा है कि नहीं है? नहीं, यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है। अच्छा ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि इसमें जो है रिपल्सन कम है, इसमें जो है सर रिपल्सन क्या है, ज्यादा है। अच्छा चलिए अब न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। नाइट्रोजन में हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। तो इसके पास न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कितना प्रोटॉन का है, 7 प्रोटॉन। अच्छा इसके न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, कितना प्रोटॉन का है, 8 प्रोटॉन। अच्छा ठीक है, यानी इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यानी इसका अट्रैक्शन फोर्स भी क्या है, ज्यादा। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस तो हमेशा क्या लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स इज मोर, अट्रैक्शन फोर्स इज मोर। इसके केस में अट्रैक्शन फोर्स इज लेस। बोलो इतना में दिक्कत है पहले? चलो अब हमारा किसी भी एटम का साइज डिपेंड किस चीज पे करता है, अट्रैक्शन फोर्स की रिपल्सन फोर्स, दोनों के नेट रिजल्ट पर। अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स के नेट रिजल्ट पे डिपेंड करता है, नहीं। तो हम अब नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में हम नेट रिजल्ट निकालना चाहते हैं, यानी कि नेट अट्रैक्शन फोर्स का मान निकालना चाहते हैं, ध्यान रखना है। तो नेट अट्रैक्शन फोर्स का मान, चलो अब एज्यूम कर लेते हैं नाइट्रोजन में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। अच्छा कम है, तो इस अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू जो है हम मान लेते हैं कितना, 10। कितना मान लेते हैं, 10। चलो नाइट्रोजन में रिपल्सिव फोर्स भी क्या है, कम है। अच्छा तो रिपल्सिव फोर्स, ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसका वैल्यू कम है, तो हम ऐसे ही कुछ वैल्यू मान लिए, क्या, 4। चलो तो अब यहां पर नेट अट्रैक्शन फोर्स निकालना है, तो 10 माइनस क्या करेंगे, 4, वैल्यू कितना आ गया, 6। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है इसके केस में नेट अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं। चलो
ऑक्सीजन केस में आते हैं, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा, तो ज्यादा है तो हम इसको ज्यादा मान लेते हैं 12। देख रहे हो इसमें कितना माने हैं 10, अट्रैक्शन फोर्स को 10, इससे ज्यादा है ऑक्सीजन में, थोड़ा ज्यादा है नहीं, एटॉमिक नंबर 1 ज्यादा हो गया तो इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, तो कितना मान लिए 12। चलो तो यहाँ पे नेट अट्रैक्शन फोर्स 12 माइनस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी यहाँ क्या है, ज्यादा है। अच्छा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पर ज्यादा है, नहीं तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है इस केस में हम लोग मान लिए कितना, ऐसे ही 8 मान लिए, कितना मान लिए 8, नहीं चलो तो 12 माइनस 8 कितना आ गया 4। तो देखो तो यहां पर जो नेट अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू है वो 6 है, किस केस में, नाइट्रोजन केस में, और ऑक्सीजन केस में नेट अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो नेट अट्रैक्शन फोर्स किस केस में ज्यादा है, नाइट्रोजन केस में नेट अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो इसका साइज स्मॉल, अगर अट्रैक्शन फोर्स इसके सापेक्ष में ये अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है, तो अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा तो साइज बिग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो कोई भी पूछता है कि अच्छा नाइट्रोजन का साइज, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया था उसको ध्यान से देखो, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया था उसको ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नहीं किससे, यहां पे होना चाहिए था नाइट्रोजन को, कार्बन के बगल में होना चाहिए था, नहीं लेकिन उसका साइज यहां पे डाल दिया गया, डाला गया है नहीं, यानी कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। अच्छा नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसका मतलब इसमें रिपल्सन बहुत कम है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है क्या है, बहुत कम है, नहीं या हम लोग ऐसा कहें कि इसमें नेट अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो नेट अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो साइज छोटा हो जाएगा, बस मेरा है। तो नेट अट्रैक्शन फोर्स कैसे निकलता है, तो अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स, नहीं कौन सा अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स, कौन सा रिपल्सिव फोर्स, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, इन दोनों का नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं तो नाइट्रोजन के अट्रैक्शन फोर्स का मान ज्यादा चला आता है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो साइज छोटा। ये बात दिमाग में गया, दिक्कत है इसमें, तो बात दिमाग में तो जाता है, लेकिन जब लिख के कुछ आने के लिए कहा जाता है तो फट दे मोबाइल है मार दिए कुछ नहीं, कुछ हुआ यार छाप के चले आए, ऐसे नहीं मिलेगा। मेरा बात समझ आ रहा है ना, आपको जैसे हम समझाएं आप कोशिश कीजिए कि वैसे ही बैठ के बिना मोबाइल बिना कुछ के दिमाग पे प्रेशर डालिए कि क्लास में क्या बताया गया था, कैसे कैसे लैंग्वेज लिखा गया था, नहीं और उस लैंग्वेज के आधार पर लिखने का आदत डालिए, जितना ही इसको दौड़ दीजिएगा ना ये उतना ही स्ट्रांग होगा। हाँ एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर तो माइक्रोस्कोप देख लिया और माइक्रोस्कोप देख के वैल्यू बता दिया कि भाई ये ऑर्डर होना चाहिए, नहीं अब ये ऑर्डर देखने के बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ होगा। किसी भी एटम का जो साइज है वो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, नहीं तो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो एटम का साइज छोटा, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उन दोनों का जो नेट रिजल्ट निकालते हैं उस पर डिपेंड करता है, नहीं तो ये सब जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है तो फिर थ्योरी बनता है और थ्योरी बना के तब फिर रिजल्ट दिया जाता है। मेरी बात समझ में आई, तो इतना बात ध्यान रहेगा। चलिए तो इतना आप लोग याद करके आएंगे, अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।